आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सब सेल के बारे में। ये जो टॉपिक है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से वो वीडियो देख सकते हो। फिर भी हम थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। होता क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये होता है अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहाँ पर? किसी भी ऑर्बिटल के अंदर। किसी भी ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है उसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले जो हमारे पास ये एस पी डी एफ ऑर्बिटल है, इनके नाम याद रखने हैं। 4 टाइप के ऑर्बिटल है, हो गया। दूसरी बात हमें याद रखनी है कि इनकी मैक्सिमम कैपेसिटी है इलेक्ट्रॉन रखने की। एस मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, पी 6, डी 10 और एफ 14। ये आप याद रखोगे। दूसरा, ठीक है, 2 चीजें होगी। तीसरी आप याद रखोगे ये चार्ट। ये चार्ट आप याद ना मत रखना, इसको बनाना सीख लो बस। इसका सीक्वेंस याद रखना, पहले एस है, दूसरे नंबर पे तीसरे पे डी, चौथे पे एफ। तो ऐसे ही एस पहले नंबर पे तो 1 से स्टार्ट होगा, 7 तक लिखोगे। पी दूसरे नंबर पे 2 से स्टार्ट करेंगे हम, इसको भी 7 पी तक लिखेंगे। तीसरा डी है तो इसको 3 से स्टार्ट करके 6 तक लिखेंगे। चौथे पे एफ है तो इसको 4 से स्टार्ट करके 5 पे लिखेंगे। क्लियर? इनको इस तरीके से अरेंज करोगे कि जो नंबर है इनका, मेन एनर्जी सेल है 333, वो सभी एक ही लेवल पर हो। जैसे ये सभी एक ही लेवल पे हैं, ये सभी एक ही लेवल के ऊपर है। क्लियर? अब इनका फिर हम रास्ता बना देंगे कुछ इस प्रकार, जैसे ये है। हर बार एंट्री बाहर से, यानी इस तरफ से एंट्री होगी और इस तरफ से क्या होगा? एग्जिट होगा। क्लियर? तो इस चार्ट की हेल्प से हम किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। हमारे पास एलिमेंट है स्कैनेडियम। स्कैनेडियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा? जड़ से रिप्रेजेंट करते हैं इसको 21। एटॉमिक नंबर को जड़ से रिप्रेजेंट करते हैं, स्कैनेडियम तो ऐसी है। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, यानी 21 इलेक्ट्रॉन को अब हमने इस सब सेल के अंदर, ऑर्बिटल के अंदर फिल करने हैं। करें इस चार्ट की हेल्प से। ठीक है, तो सबसे पहले रास्ते में आता है 1s ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल को हम एक इलेक्ट्रॉन, एक नहीं, एस की कैपेसिटी है 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। ये जो 1 है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, एस देखना है। एस है, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन हम दे देंगे। आगे रास्ते पे चलेंगे तो क्या आएगा? 2s। क्लियर? आगे रास्ते पे चलेंगे तो क्या आएगा? p। ये यहाँ पे 2s, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2p। p को 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। आगे चलेंगे तो 3s आएगा, s को 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। आगे चलेंगे 3p आएगा, p को 6 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। आगे चलेंगे 4s, 4s को 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। अरे लगातार नहीं चलना हमने, हमारे पास 21 इलेक्ट्रॉन है, तो ये जो ऊपर लिखे हमने पावर के जैसे, ये इनका जोड़ 21 आना चाहिए। जैसे 2 और 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20, एक इलेक्ट्रॉन बचता है 4s के बाद। तो ये रास्ता कहाँ गया? डी के, 3d के पास। तो d की कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन लेने की, हमारे पास बचा एक, तो जिद नहीं करेगा, ये ले लेगा। बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक है कि जितने हैं उतने दे दो, लेकिन वैसे मुझे जरूरत तो 10 की है। लेकिन जब आपके पास 10 नहीं है तो मैं रोड़ा रब्दा कुछ नहीं करूंगा, जो है आप दे दीजिए। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई किसके लिए? 21 एटॉमिक नंबर के लिए, स्कैनेडियम के लिए। ठीक है, अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। 21 से पहले एटॉमिक नंबर आता है 18। 18 है नोबल गैसेस, तो हम इसको कुछ इस प्रकार लिखते हैं, ज्यादा लंबी चौड़ी लिखने की जरूरत नहीं है। 18 तक 2 और 2 4 और 6 10 12 18, 18 तक ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये इसके अंदर इंक्लूड हो गया। अब पीछे क्या बचा? 4s2 और 3d1। ठीक है, ऐसा बच गया। लेकिन हम ऐसा लिखते नहीं है। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि शुरू से ही
जो एनसीईआरटी की नोटेशन है वो कुछ इस प्रकार से है 3D1 4s2। हमारे लिखने का तरीका यही है, प्रचलित तरीका यही है, यानी कुछ इसी प्रकार से लिखते हैं, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, 3 पहले आ जाएगा, 3D1 4s2। क्लियर? तो ये किसके लिए आया? 21 के लिए। तो अब देखिए 21 से लेकर के जब हम 30 एटॉमिक नंबर तक चलते हैं, यानी कितना डिफरेंस हो गया? 10। तो ये 10 के 10 इलेक्ट्रॉन इस डी के अंदर आते हैं। जब तक ये डी कंप्लीटली फिल नहीं होगा तो आगे 4p के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। तो 21 से लेकर के 30 तक हम आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। ये तो सेम वही रहेगा, सिर्फ लास्ट वाली ये चेंजेस होगी। और क्या चेंजेस है वो हम देख लेते हैं। 22 के लिए क्या लिख सकते हैं हम सिर्फ आउटर लिख देते हैं, आर्गन भी छोड़ देते हैं। तो 3d के अंदर आ जाएंगे 2, 4s2, ऐसे कैसा रहेगा क्योंकि डी फिल होगा पहले। ऐसे ही जब 23 के लिए लिखेंगे, जिसका एटॉमिक नंबर 23 है, तो डी के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? फिर 3 आ जाएंगे, 4s2। ऐसे ही 24 के लिए लिखोगे तो आ जाएगा 3d4 4s2। और 25 के लिए लिखेंगे, अब इसमें कुछ सोच रहे होंगे जिसने टॉपिक पढ़ा है कि ये क्यों लिखा है, बात कर रहे हैं, रुको अभी। तो 3d5 4s2। 26 के लिए 3d6 4s2। 27 के लिए 3d7। देखो डी के अंदर 21 के लिए डी में 1, 22 के लिए डी के अंदर 2, 23 के लिए 3, 24 के लिए 4, ऐसे चलते रहेंगे। ठीक है, एस के अंदर सभी में फिक्स है। तो 28 के अंदर कितना हो जाएगा? हाँ, 3d8 4s2। 29 कॉपर के लिए क्या आ जाएगा? 3d9 4s2। और 30 के लिए क्या आ जाएगा? 3d10 4s2। ये जो हमने कॉन्फ़िगरेशन लिखी है ये इस चार्ट के बेस पे लिखी है। और 21 की बिल्कुल करेक्ट है, 22 की करेक्ट है, 23 की करेक्ट है, 24 की गलत आती है, 25, 26, 27, 28 सब ठीक है, 29 गलत है, 30 ठीक है, इस चार्ट के अकॉर्डिंग। अब 24 और 29 ने ऐसा क्या किया? ये भाई एक्सेप्शनल है, ये कहते हैं हम इस तरीके से नहीं मानेंगे, हम कुछ अपनी अलग कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे और आपको रीजन भी देंगे क्यों बना रही है। एटॉमिक नंबर 24 जिसका नाम है क्रोमियम, उसके लिए हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? इस चार्ट के अकॉर्डिंग आई थी 3d4 4s2। लेकिन ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है और सही क्या होगी? 3d5 4s1। ऐसे ही कॉपर के लिए जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, उसके लिए इस चार्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई थी 3d9 4s2। ये भी गलत है, सही क्या होगी? 3d10 4s1। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्यूरेट है। और इनका रीजन क्या है कि ये 3d9 में स्टेबल नहीं है, 3d10 में स्टेबल है, यानी s का एक इलेक्ट्रॉन इस d के अंदर शिफ्ट हो जाता है। उसका रीजन क्या है? ऐसे ही क्रोमियम के केस में 3d4 में तो स्टेबल नहीं है, 3d5 में स्टेबल है, s का इलेक्ट्रॉन d के अंदर शिफ्ट हो जाता है। उसका रीजन क्या है? इन दोनों केस को हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले क्रोमियम है, क्रोमियम का केस ले लेते हैं कि जो ये 4s2 3d4 है, ये गलत है और ये सही है। पहला रीजन है इसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिमेट्रिकल होता क्या है। ठीक है, हमारे पास ये एक थैला है, ठीक है, मैं इसको दो तरीके से डिवाइड करता हूँ। पहला तरीका मेरा डिवाइड करने का ये है, अब एक पार्ट ऊपर हो गया, एक पार्ट ये नीचे हो गया, तो अपर पार्ट और लोअर पार्ट क्या दोनों सिमिलर हैं, सेम हैं? नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ऐसे की बजाय ये वर्टिकल टाइप से इसको डिवाइड कर देता हूँ। यानी एक पार्ट अब ये है और दूसरा पार्ट हमारे पास ये है। तो ये पार्ट लेफ्ट और राइट दोनों पार्ट एक दूसरे के सिमिलर लग रहे हैं। ठीक है, जैसे ये शेप इसके साथ मैच कर गई, ये
इसके साथ मैच कर गई तो सिमिलर लग रहे हैं। तो इस टाइप के डिवीजन को हम बोलते हैं सिमेट्रिकल डिवीजन। सिमेट्री का मतलब होता है बराबर, यानी जो पार्ट बने हैं वो बिल्कुल बराबर बने, सिमेट्री हो, बैलेंस बना रहे। तो ठीक, अगर डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं, एस के अंदर तो 2 है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूँ। डी के अंदर 4 है, 1 2 3 4 इस केस में। लेकिन ये तो स्टेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, हर एक ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर हम एस का एक इलेक्ट्रॉन इस डी के अंदर शिफ्ट कर दें तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, जिससे क्या होगा, ये कंप्लीटली यानी एग्जैक्टली हाफ फिल्ड आ जाएगा। जो डी ऑर्बिटल है हाफ फिल्ड हो जाएंगे, और जो उसकी स्टेबिलिटी है वो हाफ फील्ड में सबसे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 4 D3 D2 के केसेस में। अगर D5 है तो इन सबसे ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। क्यों? क्योंकि सभी ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सिमेट्रिकल आ जाता है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि एक तो जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन होती है वो कम हो गई, दूसरा डी के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से जो न्यूक्लियस होता है उसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इनकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है, यानी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन की रिपल्शन कम हो जाती है, इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की अट्रैक्शन बढ़ जाती है। किससे? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से। इसीलिए D5 ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू D4। सेम ऐसे ही अगर हम कॉपर की बात करें तो कॉपर के केस में क्या है, 3D9 4s2, इस केस में ये स्टेबल नहीं है। तो S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो D के अंदर अगर हम 9 फिल करते हैं 1 2 3 4 5, पहले सिंगली ऑक्यूपाई करवाएंगे, 6 7 8 9, ये ना तो कंप्लीटली फुली फिल्ड है ना एग्जैक्टली हाफ फिल्ड है, तो इसकी स्टेबिलिटी कम है। इसके कंपैरिजन में अगर हम यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दें डी के अंदर तो ये क्या हो गया, कंप्लीटली फिल्ड हो गया। तो जब कंप्लीटली फिल्ड होते हैं और हाफ फिल्ड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। किसकी वजह से? सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। तो अब यहाँ पे हर एक ऑर्बिटल के अंदर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो 3D10 में ज्यादा सिमेट्री दिखाई देती है एज कंपेयर टू 3D9, इसलिए 3D10 ज्यादा स्टेबल है। क्लियर? तो S के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रह जाता है, D के अंदर 10 हो जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा और D के अंदर आ जाएगा। क्लियर? दूसरा इसका जो रीजन है, दूसरा रीजन है एक्सचेंज एनर्जी, यानी एक्सचेंज एनर्जी की वजह से भी डी के अंदर 4 इलेक्ट्रॉन नहीं रहते, एस वाला इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, जिससे 3D5 बन जाता है। क्लियर? ऐसे ही अगर उसका कॉपर का केस लेंगे वहां पे 10 आ जाएंगे। तो क्रोमियम का एग्जाम्पल लेके हम एक्सचेंज एनर्जी समझते हैं। अगर हम 3D4 रखते हैं तो क्या होता है, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और डी के अंदर अगर हम 4 इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो यहाँ पे एक्सचेंज एनर्जी का क्या इफेक्ट होगा। देखिए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, एक्सचेंज का मतलब है ये अपनी पोजीशन किन किन इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकता है। तो कितने इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकता है? 3 वैल्यूज हो सकती है। जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है ये कितने इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज कर सकता है? 2। ठीक है, ये बैकवर्ड नहीं जाएंगे, ये फॉरवर्ड जाएंगे। तो ये थर्ड इलेक्ट्रॉन सिर्फ कितनी पोजीशन चेंज करेगा? एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसके कारण यहाँ पे 6 एक्सचेंज वैल्यू आ गई। ये वैल्यूज हैं कि कितना एक्सचेंज कर सकता है वो इलेक्ट्रॉन के साथ। ठीक है, तो टोटल एक्सचेंज वैल्यू कितनी आई यहाँ पे D4 के केसेस में? 6। लेकिन अगर हम D5 कर देते हैं, जो S का इलेक्ट्रॉन है हम यहाँ पे इसको क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो देखते हैं अब एक्सचेंज वैल्यू कितनी आएगी D5 के केस में। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जा सकता है 2, फिर यहाँ 3, फिर यहाँ 4, तो 4 आ गया। अब जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है ये 1 2 3 यहाँ पे जा सकता है, तो 3 है। जो थर्ड इलेक्ट्रॉन है ये 1 2 यहाँ पे जा सकता है, तो ये हो गया। अब जो ये सेकंड इलेक्ट्रॉन है, सेकंड लास्ट, तो ये सिर्फ 1 यहाँ पे जा सकता है। तो इनका सम कितना हो गया? 10,
यानी अगर D5 का केस लेते हैं एक्सचेंज वैल्यू 10 आती है, D4 का केस लेते हैं एक्सचेंज वैल्यू 6, तो दो वैल्यूज आती है हमारे पास, D4 के केस में 6, D5 के केस में 10। तो एक्सचेंज वैल्यू जितनी ज्यादा होगी उसकी एक्सचेंज एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी है उसकी स्टेबिलिटी भी उतनी ज्यादा है। किसी भी कॉन्फ़िगरेशन के लिए अगर एनर्जी देखोगे तो हाई एनर्जी लेस स्टेबल होगा। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ एक्सचेंज एनर्जी की। अगर एक एक्सचेंज एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। एक्सचेंज एनर्जी कब ज्यादा होगी? जब एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा होगी। तो D5 के केस में एक्सचेंज वैल्यू ज्यादा है, इसलिए वो D4 से ज्यादा स्टेबल है, इसलिए S का एक इलेक्ट्रॉन D में शिफ्ट हो जाता है और हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है 3d5 4s1। क्लियर? ऐसे ही कॉपर के केस में होगा। तो हमारे पास जो एग्जैक्ट यानी एक्यूरेट कॉन्फ़िगरेशन निकल के आती है, क्रोमियम के लिए 3d5 4s1 और कॉपर के लिए 29 एटॉमिक नंबर है 3d10 4s1। D5 एग्जैक्टली हाफ फील्ड है, D10 फुली फील्ड है, इसलिए ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन मोस्ट स्टेबल है। क्लियर? तो आशा है ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।